डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी समझने वाले हैं और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं ये भी समझेंगे और एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड जो आपके बुक है ना, उसके एग्जाम्पल भी आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अंत तक हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन पे बने रहना, क्योंकि यह बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लास होने वाला है आपके लिए। अगर आज का क्लास आप अच्छे से समझ लेते हैं तो 13.2 13.2 जो प्रश्नावली है वो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसके बेस्ड में उदाहरण जो आपके बुक में दिए गए हैं उसी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तब आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, लेकिन फॉर्मूला बात वही है, जब तक आप फॉर्मूला समझोगे नहीं आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला हम समझते हुए याद रखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। देखो, जिन्होंने पहले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है पिछला वीडियो लेक्चर जो है उसके बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, उसके आधार पर ही आगे की चीज़ें आप समझ पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ अपना आधार या बेस जो है मजबूत बनाने के लिए पहले वीडियो लेक्चर को देखें। जो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने मिस कर दिया है या अभी तक नहीं देखा, उस वीडियो लेक्चर को पहले देखें ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा और उसके बेस में जो 13.1 एक्सरसाइज है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि उसी पे बेस्ड आगे का टॉपिक है जो प्रायिकता का गुणन नियम है ना, वो क्या है। तो देखो, ई और एफ यदि किसी भी प्रतिदर समष्टि की दो घटनाएं हैं, मान लेते हैं दो घटना कौन है, ई और एफ, दो अलग अलग घटनाएं हैं जो एक प्रतिदर समष्टि या कुल घटनाओं का दो ठो अलग अलग घटना है। कुल घटना जो हो रही है उसके दो ठो घटना या दो ठो पार्ट कौन है, ई और एफ है। ठीक है, तो सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ई स्ट्रोक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, ये होता है। ठीक है, इस बात को तो हम जानते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला तो ये था, हमको ये याद भी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है जो शुरू से हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। क्लियर है, चलो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतर कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ई स्ट्रोक एफ, यही होगा। पक्षांतर करेंगे तो ठीक है ना, सूत्र हमको याद है, तो सूत्र से ही आप देख सकते हो, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये मान मिलने वाला है। इसको हम लोगों ने दे दिया क्या, समीकरण नंबर पहला। चलो इसे समीकरण पहला दे दिए समीकरण। इसी प्रकार एक और सूत्र बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता का, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी एफ स्ट्रोक ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होता है। ठीक है, स्ट्रोक के बाद जो चीज़ लिखा होता है वही बटे में आता है। देखो यहाँ ई लिखा था तो बटे में ई आया, यहाँ एफ लिखा था तो बटे में एफ आया, ये कुछ और नहीं भाई, पिछले जो वीडियो हैं उसके ही बस फॉर्मूले को हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, फॉर्मूला सभी लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब फिर से वही बात, यदि मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये जो नीचे में है हर में, उसे मैं पक्षांतर कर दूंगा और इधर ले आऊंगा, इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो क्या बन के आएगा, देखो बेटा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्ट्रोक ई। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों क्या है, सेम है ना, सेम है ना। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को मिला के लिख दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ठीक है, समीकरण 1 को लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्ट्रोक एफ, और समीकरण 2 को लिख दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्ट्रोक ई। कुल मिला के
ये दोनों, ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे है ना, वो दोनों इक्वल हैं किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। इसे ही ध्यान रखना, इसे ही प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। समझ आया बच्चा? इसे ही क्या कहते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझो बात को, इतना सिंपल सा चीज था, कहाँ से आया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया। जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है उसको तो ये भी याद हो गया। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम याद हो गया। ठीक, तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। अच्छे से आप इसको लिख लो, समझ लो, है ना, याद भी हो गया। ये डब्बा जो मैंने बनाया है, एक बॉक्स बना के इस फॉर्मूले को रखा है ना, वही बॉक्स तुम अपने दिमाग में बनाओ और अपने दिमाग में इसको घुसेड़ लो भैया। समझ आ रहा है बात? सीधे अपने दिमाग पे घुसाना है, डब्बे में भर के रखना है, दिमाग के डब्बे में। क्लियर हुआ ना? चलो चलें आगे। तो क्या बन के आया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। यही हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई की प्रायिकता इनटू एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है, ये बनता है फॉर्मूला। इसे ही गुणन नियम कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रायिकता इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब एफ की प्रायिकता इनटू ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है। समझ आया? क्लियर है? इसे ही गुणन नियम कहते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है इसको बच्चा। ठीक है ना? चलो, अब ये बात भी ध्यान से आपको समझना है कि जहां पे भी ये ई इंटरसेक्शन एफ लिखे रहते हैं, इसको क्या पढ़ता है, हम लोग पढ़ते हैं इसको ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो ये जो लिखा होता है ई इंटरसेक्शन एफ, उसे हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखा होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ। ठीक है, समझ आ गया, है ना। चलो, अब यदि दो या दो से अधिक घटनाएं दी हो तब कैसे करेंगे, तब गुणन नियम कैसे लगाएंगे। चलो भाई, दो घटना दिया तब तो समझ आ गया हमको। अब दो या दो से अधिक घटनाएं अगर दे दी जाए तब क्या करेंगे, तब गुणन नियम वही लगेगा। देखो ध्यान से समझना, है ना। तो ये फॉर्मूले को देखो ध्यान से, तीन ठो घटनाएं मान लो ई एफ और जी, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता इनटू एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है इनटू जी की प्रायिकता जबकि ई और एफ घटित हो चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, है ना। ये वाला जो भाग है, अगर आप इसको ऐसा लिख दो तो ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ई इंटरसेक्शन जो एफ है ना, उसको आप ई एफ भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो ये इक्वल है किसके, देखो ध्यान से, ये इक्वल है इसके और कुछ नहीं। दो भाग में बांटा हूं मैं इसको, है ना, दोनों बराबर है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे और याद रखने का तरीका भी वही है। तीन घटना है ना, तो देखो तीन घटना है घटित हो रही है, तो ई की प्रायिकता इनटू एफ की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है इनटू जी की प्रायिकता जबकि ई और एफ दोनों घटित हो चुके हैं। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका, तीन अगर घटनाएं दी हैं तब। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलें। अब दो एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए हैं उन दोनों को लेते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। ध्यान देना बेटा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि आपने एक गेंद दो गेंद निकालना है मैंने कहा, और दो गेंद निकालना है, उसमें से एक पहले आप निकालोगे, एक एक करके निकालना है, एक पहले निकालोगे और एक जो निकाले उसको रखना नहीं है, उसको आप हाथ में ही पकड़े रहो, फिर दोबारा निकालना है। समझ रहे हो बात को? ऐसी कंडीशन में आप सीधे गुणन नियम लगाने वाले हो। ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से। एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। ठीक है, मान ले कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना सम संभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है।
दो गेंद आपको निकालना है और दोनों के दोनों गेंद काले होने चाहिए, ठीक है ना। चलो तो क्या कर लेते हैं हम लोग, दो घटना मान लेते हैं, क्योंकि हमको दो घटना तो दिया है भाई, दो गेंद निकालने बोल रहे, दो घटना है और दोनों घटना क्या है कि दोनों गेंद काली होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ई और एफ दो घटना ले लिया, ठीक है। माना ई बराबर क्या है, पहली गेंद काली, और दूसरा क्या है एफ, एफ बराबर भी क्या मान लिया हम लोगों ने, दूसरी गेंद काली मान लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया, पहली गेंद भी काली है और दूसरी गेंद भी काली है। एक मिनट स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखे जो, तो दूसरी गेंद भी काली है, पहली गेंद जो निकल रही वो भी काली है ना, दोनों गेंद काली होनी चाहिए बोला था, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो दोनों गेंद काले होने की प्रायिकता क्या है बोल रहा है, मतलब ई और एफ जो है वो दोनों काला होना चाहिए, उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो ना। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसका सूत्र तो हमको पता है भाई, प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता के गुणन नियम से हम इसका सूत्र पहले लगा देते हैं। इससे क्या होगा, सूत्र पहले लगा देने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ई इंटरसेक्शन एफ ही तो निकालना था, तो हमको ये सूत्र पता है, हमने लगा दिया ये सूत्र, ठीक है, कि ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता, जबकि ई घटित हो चुकी है, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं। तो ई की प्रायिकता, ई कैसी घटना है, काली गेंद होने की घटना है, ठीक है। अब टोटल कितने गेंद है भाई, तो 10 ठो ब्लैक बॉल है, काली बॉल है, और 5 ठो व्हाइट मतलब सफ़ेद गेंद है, ठीक है। तो टोटल 15 गेंद है, कितने 15, टोटल 15 गेंद है। तो टोटल को कहाँ रखते हैं, बटे में, क्योंकि हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो जितना टोटल है, जितनी कुल संभावना है वो बटे में रहता है, और जितना पूछा जा रहा है वो ऊपर रहता है। तो कितना पूछा जा रहा है, तो काली गेंद निकालना। अब काली गेंद कितने हैं, 10 है ना, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, प्रायिकता इसका हो जाएगा 10/15। ये बात समझ आया क्या सभी को। अच्छा, अब दूसरी घटना की बात करते हैं, प्रायिकता एफ की, प्रोबेबिलिटी एफ की, जबकि ई घटित हो चुका है। ई घटित हो चुका है मतलब आपने घटना ई घटित कर दिया है, और वो जो बॉल निकाले वो आपके हाथ में ही है, आपने रखा नहीं है। मतलब जो पहले टोटल 15 गेंद थी, अब हो गई कितनी, 14। कुल गेंद 14 क्यों हुआ समझ आया, क्योंकि आपने एक निकाल लिया, ठीक। और एफ भी कैसी घटना है, काली गेंद होने का। अब एक जो निकाले वो भी तो काला था, तो टोटल काला बॉल कितना था, काला गेंद कितना था, 10 था ना, उसमें से एक ठो निकल गया, तो कितना बचा, 9 बचा ना। तो क्या हो जाएगा, इस बार इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 9/14। क्यों 9/14 होगा, ये बात समझ आ गया क्या सभी लोगों को, ठीक है। यही दोनों चीज़ तो निकालना था, तो एक 10/15 क्यों आया और एक 9/14 क्यों आए, ये दोनों बातें समझ आ गई, ठीक है। देखो बेटा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको तो समझ ही नहीं आएगा कैसे मैं डायरेक्ट 10/15 लिख रहा हूँ, कैसे मैं 9/14 लिख रहा हूँ। इन चीज़ों को तो मैं तो पहले वीडियो लेक्चर में आपको सिखा के रखा हूँ, ठीक है, जहाँ मैंने बेसिस सिखाया था, एकदम बेसिक से। क्लास 11 में जो नहीं पढ़े हो ना, वो भी सीख जाओगे, इतना बेसिक से मैंने सिखाया। तो पहले के वीडियो को आप जरूर देखो, तब जाके इधर के वीडियो को देखो। ये वीडियो कहीं भाग नहीं जाएगा, हमारे चैनल पे ही रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो समझ आ गया ये कैसे आया, 10/15 और 9/14, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सीधा वही मान तो निकालना है, समीकरण एक तो हम लोगों ने सूत्र बना के रखा है ना, यही तो है हमारा आंसर, इसी पे मान रख दो। तो यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, 10/15, और पी एफ स्ट्रोक ई का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 9/14, इसको रख दिए, कटा देंगे बस। तो 10/15 गुणा 9/14, इसको कटाना है तो एकदम सिंपल है, देखो 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा, 3/7। 3/7 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये रहा उदाहरण नंबर 8। आराम से आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो कैसे इसको अप्लाई करना है ये समझ आया ना सभी लोगों को, ठीक है ना। गुणन नियम कैसे अप्लाई करना है, और सप्रतिबंध प्रायिकता भी आपको पता होना चाहिए, उसी के बेस पे तो हम लोगों ने गुणन नियम लगाया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्या, उदाहरण नंबर 9 जो आपकी बुक में दिया है उसको देखते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंकी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। इस बार 3 घटना दे दिया भैया, 3 ठो पत्ता निकालना बोल रहे हैं ना, 3 पत्ता निकालना, वो भी बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक निकालना है हाथ में रख लेना है, फिर दूसरा निकालना है उसको भी हाथ में रख लेना है, फिर तीसरा निकालना है उसको भी रख लेना है, आपको उसको मिलाना नहीं है ना। ऐसे कंडीशन जब भी आएंगे आप गुणन नियम लगा लोगे, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भाई जब भी आपको ऐसा बोलता है कि बिना प्रतिस्थापित किए आपको काम करना है, मतलब एक बार आपने निकाल लिया तो बस निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखना है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप,
इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको गुणन नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ गया? चलो सॉल्व करें इसको। ठीक है, अब देखो 52 पत्तों की जो गड्डी है, ताश की गड्डी 52 पत्तों की होती है ना, 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें एक के बाद एक 3 पत्ता निकालना है, जिसमें से पहला पत्ता क्या होगा? बादशाह, दूसरा भी क्या होगा? बादशाह, और तीसरा पत्ता जो होगा वो इक्का होगा, कह रहे हैं ना। तो देखो बादशाह होगा तो बादशाह होने वाली घटना को हम लोग के लिख देते हैं, मतलब के फॉर किंग, इसलिए क्या बोल दिए, पहला जो निकाला गया पत्ता है वो बादशाह है, दूसरा भी क्या है? बादशाह है, मतलब दोनों के लिए हम लोग के यूज करेंगे। जबकि तीसरा पत्ता जो आपको निकालना है वो इक्का है, इक्का को एस कहते हैं, एस है ना, मैंने सिखाया था। अब ये एस ए लिख दिया हम लोगों ने, इक्का के लिए क्या लिख दिया? ए लिख दिया। दो घटना हमको समझ आ गया, दो को नहीं मतलब 3 घटना है, क्योंकि 2 बार आपको बादशाह निकालना है, इसलिए 2 अलग अलग बार लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो 3 घटना है, के फिर ए, इस तरह से निकालना है। एक बादशाह, फिर दूसरा भी बादशाह, फिर तीसरा जो है इक्का, है ना। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। हमको पता है बादशाह की संख्या कितनी होती है? 4, और इक्का की संख्या भी कितनी होती है? 4। ये सबको पता है ना, बेसिक से मैंने सिखाया था। ठीक, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? देखो एकदम सिंपल है, हमको निकालना है क्या? 3 पत्ता। 3 पत्ता निकालना है, उसमें से पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता भी बादशाह, और तीसरा पत्ता इक्का, यही तो हमको निकालना है भैया। अब देखो मैं इसको बार बार ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिखा चुका है आपको। इसको ऐसा आप डायरेक्टली ये ना लिख के आप ये लिख सकते हो, इंटरसेक्शन बार बार नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सिखाया हूँ ना मैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला सभी को पता है, 3 घटना है, 3 घटना है तो प्रायिकता के गुणन नियम लगा दो, है ना। ये जो है ये फॉर्मूला है, पहला घटना, फिर दूसरा घटना जबकि पहला घटित हो चुका है, फिर तीसरा घटना जबकि दोनों घटित हो चुके हैं पहले, है ना। तो वही है, देखो कैसे लिखे इसको, पी के ए लिख दिए, है ना, प्रायिकता के और ए की। तो क्या हो जाएगा? पहले किंग की या बादशाह की प्रायिकता, दूसरा पत्ता भी बादशाह की प्रायिकता जबकि पहला बादशाह है, और तीसरा क्या है? इक्का की प्रायिकता जबकि दोनों बादशाह हैं, 2 निकल चुके हैं और दोनों के दोनों क्या है? बादशाह। अब एक एक करके इन तीनों का बस मान निकालना है मुझे। तो पहले पी के निकाल लेते हैं, बादशाह, पहले पत्ते का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। तो जो टोटल रहती है संख्या उसको नीचे रखते हैं, और जितना आपको पूछा गया फेवरेबल आउटकम, तो बादशाह कितने होते हैं? 4, तो 4/52 क्या होगा? 4/52 पी के इसका आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आ गया 4/52 क्यों हुआ? पहला पत्ता जो निकला वो उसकी प्रायिकता 4/52। ठीक, अब क्योंकि एक पत्ता निकल गया, उसको रखने तो नहीं बोला है ना, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि भाई उसको बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब उसको आप बाहर ही रखो। अब 52 था, टोटल पत्ता कितना था बेटा? 52 था, उसमें से एक निकल गया, तो अब पत्ता कितना बचा? 51 बचा, है ना। अब दूसरा पत्ता भी बादशाह होना चाहिए, और जो पहले निकाले थे तो बादशाह था, तो टोटल 4 बादशाह थे, उसमें से एक ठो निकल गया, तो बादशाह कितना बचा? 3 बचा। और कितने पत्ते टोटल बचे? तो टोटल 51 बचे। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे पत्ते का बादशाह होना हो जाएगा क्या? पहला समझ आ गया, और दूसरे का कितना हो जाएगा? 3/51, ये दूसरा। तो ये पहला घटना, और ये दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ती की प्रायिकता जो है बादशाह होने की, ये 3/51 है। ठीक, फिर क्या हुआ? अब तीसरा पत्ता निकालना है, तो 2 पत्ते निकल गए, 2 पत्ते निकल गए तो टोटल 52 पत्ता था, 52 में से 2 निकल गए तो बचे 50 पत्ते बचे। ठीक है भाई, टोटल 50 बचे। ठीक है, इसको भी समझते हैं, टोटल पत्ते कितने बचे? 50 बचे। ठीक है, अब देखो ये निकालना है हमको, इक्का होने की प्रायिकता जबकि दोनों बादशाह हो चुके हैं, है ना। तो टोटल बचे 50, और इक्का, एक भी इक्का निकला है क्या? नहीं निकला है ना, तो 4 के 4 इक्के वहां पे रखे हुए हैं, तो 4/50 क्या होगा? इसकी प्रायिकता होगी तीसरे पत्ते का इक्का होना जबकि पहले 2 बादशाह हो चुके हैं। अब इन सभी का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रख दोगे तो समीकरण 1 का सूत्र जो मैंने बताया था ये सिंपल है ना, इस पे मान रखना है, पी के का, पी के स्ट्रोक के का, फिर पी ए स्ट्रोक के का, तीनों का मान रखना है आपको। तीनों का मान रखोगे तो आप सॉल्व करना, कटाना फिटाना, आपके पास ये आंसर बन के आएगा बेटा। ठीक है ना, इतना काम कर सकते हो आप लोग, इसको बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे, क्लियर हो रहा है सभी चीज़ें, है ना। चलो, ये 2 एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, आपके बुक में दिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये जो है 13.2 में 2 टॉपिक है, समझना, प्रश्नावली 13.2 में 2 टॉपिक हैं, एक तो गुणन नियम और एक तो स्वतंत्र घटनाएं। इन दोनों से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर ये दोनों टॉपिक आप समझ गए ना तो पूरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दोगे। देख,
इसके बाद मैं जो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, जो प्रोवाइड करूंगा, उसमें क्या होगा 13.2 प्रश्नावली को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लो, जिससे क्या होगा आप वहाँ ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो ये स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है उसको समझते हैं। जैसा नाम वैसा काम ही है भैया। स्वतंत्र घटनाएं है मतलब एक घटना जो घटित हो रही है उसके घटित होने से दूसरे घटना को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों घटना क्या है, स्वतंत्र है। इसकी परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसको कह सकते हो कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो इस प्रकार की घटनाओं को ही स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। समझ आ रहा है बात, ठीक है। अब समझो कि भाई एक घटना अगर घटित हो रहा है तो दूसरे को कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, दूसरी की प्रायिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसे घटना को ही हम लोग स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। और यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ये क्या बन जाते हैं, देखो जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था बस उसी के अकॉर्डिंग हमको सीखना है। तो प्रोबेबिलिटी एफ स्ट्रोक ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एफ हो जाएगा क्यों क्यों क्यों, समझना है क्यों ऐसा होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ई स्ट्रोक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई हो जाएगा, जबकि एफ जो है जीरो नहीं है, याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी और ई जो है जीरो नहीं है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, समझना। जो चीज़ याद रखना है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना। ऐसा ये एक कंडीशन है, ऐसा होता है, दो घटनाएं अगर स्वतंत्र है तो ऐसा होगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं शब्दों में बोलूं तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो कि एफ के घटित होने की प्रायिकता जबकि ई घटित हो चुकी है वो क्या होगा, एफ के घटित होने की प्रायिकता होगा। मतलब ई के घटित होने से उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। जो एफ के घटित होने की प्रायिकता होनी चाहिए थी वही प्रायिकता अभी भी है। इसी प्रकार ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुका है, उसका आंसर क्या होगा, ई की घटित होने की प्रायिकता। बस एफ के घटित होने से उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अब देखो प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्ट्रोक ई, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको पता है कि ये जो है इससे कोई, इसको तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, मतलब एफ की प्रायिकता जबकि घटित हो चुका है वो किसके बराबर है, एफ के प्रायिकता के बराबर ही है। इसलिए क्या लिख दिया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ये समीकरण हमारा बन के आ गया। देखो कि ये जो था उसके जगह में मैं डायरेक्ट पी एफ लिख दिया, क्यों, क्योंकि एफ की जो प्रायिकता है ई के घटित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे। तो क्या लिख दिया इसको हम लोग, यदि ये दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बराबर ई की प्रायिकता इंटू एफ की प्रायिकता, यही क्या है। अगर ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये अगर फुलफिल होता है तब आप कहोगे कि ये जो घटनाएं हैं ई और एफ घटनाएं वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बना सकते हो कि दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र कहलाएंगे यदि और केवल यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, है ना। ये कहां से आ गया, समझ आ गया ना सभी को, है ना। ये एक्चुअल में ऐसा था, लेकिन क्योंकि एफ की प्रायिकता जो है ई के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं डायरेक्ट इसको प्रायिकता एफ की लिख सकता हूं, क्योंकि घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। समझ आ गया। अब यदि तीन घटनाएं दे दी जाए आपको तब क्या होगा, तो तीन घटना अगर स्वतंत्र है ये चेक करना है, तो याद रखना ये जो बॉक्स में चीजें दिख रही हैं वो सब के सब जो है सत्य होने चाहिए, सिद्ध होने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये तीन घटनाएं ए बी और सी स्वतंत्र है। अगर इसमें से कोई एक भी असत्य हो जाता है तो आप नहीं कहोगे कि ए बी और सी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, इसको कैसे लिखेंगे, ए की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता, इसको कैसे लिखेंगे बी की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता, और इसको कैसे लिखेंगे ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता इंटू सी की प्रायिकता।
ठीक है, तो उपरोक्त में से जो इतना शर्त दिख रहा है ना वो सभी सत्य होगा, तभी बोलोगे कि 3 घटनाएं जो ए, बी और सी हैं वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 10 जो दिया है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है, इसको ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, इसको घटना एफ से निरूपित करते हैं। समझ आ रहा है बात, क्लियर हो गया। चलो तब बताएं कि क्या ये जो घटनाएं हैं ई और एफ वो स्वतंत्र हैं। आपको ये बताना है कि ये क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो क्योंकि पासे को एक बार उछाला जा रहा है, तो पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि की संख्या एन एस जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो लिख दिया भाई हम लोगों ने, एन एस का मान कितना होगा, 6 होगा। ये बात तो समझ आ गया। अब 2 घटना जो दिया था ई और एफ है ना, तो ई घटना क्या दिया था कि पासे पर प्राप्त संख्या जो है 3 का अपवर्त्य है। 3 का अपवर्त्य है मतलब 3 का अपवर्त्य मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 ही संभावना हो सकता है ना, 3 और 6, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, तो एन ई बराबर कितना होगा, 2 होगा। 3 और 6 2। तो इसकी प्रायिकता अगर निकालें तो प्रायिकता पी ई का जो प्रायिकता है वो हो जाएगा कितना, तो जितना है एन ई ऊपर में 2 और जितनी संभावना है, कितना संभावना है 6, तो 2/6 मतलब 1/3। ये बात समझ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एफ की भी बात करते हैं। चलो एफ के बारे में देखें, तो एफ क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है। तो पासे पर सम कैसे आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 2 4 या 6। अगर हम लोग इसकी संख्या की बात करें तो एन एफ का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, 3। अब इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता एफ की प्रायिकता आप निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। एफ की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी कितनी, एन एफ बटे एन एस मतलब 3/6। 3/6 को जब आप कटाओगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात, क्लियर हुआ ना। अब आपको क्योंकि चेक करना है कि घटना स्वतंत्र है कि नहीं, तो स्वतंत्र होने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही अगर बराबर आ गया तो आप बोलोगे कि घटना स्वतंत्र है। आपने पी ई निकाल लिया और पी एफ निकाल लिया, दोनों निकाल लिया ना। अब इसकी बारी आती है भाई, ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको चेक करना है स्वतंत्र है कि नहीं, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा, ई और एफ में कौन उभयनिष्ठ है, तो आप देखोगे ई और एफ में एक ही चीज उभयनिष्ठ है, वो है क्या, 6। ई में देखो 6 आ रहा है, एफ में भी देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 उभयनिष्ठ है, मतलब इसकी संख्या कितनी है, एक ही है, एक ही चीज जो है वो है उभयनिष्ठ, है ना। तो इसकी प्रायिकता जो होगी क्या हो जाएगी, 1/6, क्योंकि बटे में जो टोटल रहता है वो आता है और जितनी संभावनाएं हैं, जितना आपको पूछा गया है वो ऊपर में आता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/6 होगा, 1/6 होगा। ठीक, अब घटना स्वतंत्र है कि नहीं ये चेक करना है हमको। तो ये जो कंडीशन है उसमें मान रखो, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो गए, तब बोलोगे कि ये घटनाएं स्वतंत्र है। आप मान रख के देखो, आप डेफिनेटली ये पाओगे कि ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। और बराबर है तो देखो इधर भी 1/6 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी क्या हो जाएगा, 1/3 दूनी 6 मतलब 1/6। ठीक है, तब क्या बोलोगे, ये जो ई और एफ जो घटना है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, उदाहरण नंबर 11 को, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया। मान ले कि ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं, तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए। फिर वही बात है ना, तो आप क्या करोगे, पासे को 2 बार उछालना है, 2 बार उछालने पर जो प्रतिदर समष्टि है वो कितनी हो जाती है, तो 36 हो जाती है। ये बात तो मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ, है ना, शुरू क्लास में। 36 हो जाता है भाई, प्रतिदर समष्टि कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि भाई पहली उछाल पर जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम ही होगा, और दूसरी उछाल पर जो संख्या प्राप्त होगा वो भी विषम होगा। तो दोनों को देखते हैं। पासा फेंका आपने, ध्यान दोगे पासे में क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही आता है। टोटल घटनाएं कितनी है, 36। समझना बात को ना। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 आता है, उसमें से 3 ठो चीज जो है सम है और 3 ठो विषम है। विषम कौन कौन सा है, 1 3 और 5। आपको विषम चाहिए तो 36 आता है, उसमें से आधा तो विषम होगा, 18 विषम होगा और 18 सम होगा। ठीक है, तो विषम चाहिए तो टोटल 36 में से कितना, विषम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 18/36 हो जाएगा। मतलब पीए का मान कितना हो जाएगा,
18/36 मतलब 1/2। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय उछाल पर क्या होगा, द्वितीय उछाल पर भी आपको विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या मतलब क्या हो जाएगा, फिर से 18/36 मतलब 1/2। क्लियर हुआ यहां तक, समझ आ गया। तो ये ए और जो बी घटनाएं हैं दोनों विषम होनी चाहिए और दोनों का मान क्या हो जाएगा, 18/36 होगा। क्यों 18 हुआ, समझ आ गया, क्योंकि टोटल घटनाएं 36 हो सकती थी, जिसमें से विषम जो है 18 होगा और सम जो है वो भी 18 होगा। क्योंकि विषम पूछा था इसलिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 18/36 और 18/36 होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो ए पी ए का मान होगा वो भी 18/36 मतलब 1/2 और पी बी का मान होगा वो भी कितना, 18/36 मतलब 1/2। अब क्योंकि हमको इस स्वतंत्र है कि नहीं चेक करना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, तो पी ए उभयनिष्ठ बी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए उभयनिष्ठ बी का मान क्या होगा, तो ये अगर चेक करें देखो, तो दोनों उछालों पर विषम संख्या आना चाहिए, ये तो उभयनिष्ठ है। और दोनों उछालों पर विषम कितने बार आएगा, तो 1-1 आएगा या 1-3 आएगा या 1-5 आएगा या 3-1 आएगा या 3-3 आएगा या 3-5 आएगा या 5-1 आएगा, 5-3 आएगा और 5-5 आएगा। इससे ज़्यादा कोई संभावना ही नहीं है। और इसकी संख्या जब आप गिनोगे तो कितना होगा, 9 होगा। मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 9/36। 9/36 टोटल कितनी थी, 36, तो 9 क्या हो जाएगा 36, मतलब 9 कम 9, 9 चौक 36, तो 1 क्या हो जाएगा 4। बात समझ आ गया। ठीक है, अब जब आप पी ए और पी बी निकालो, दो घटना ए और बी था, है ना, तो पी ए और पी बी को अगर मैं गुणा करूंगा तो पी ए का मान कितना 1/2 और पी बी का मान कितना 1/2, दोनों को गुणा करेंगे तो 1/4। और ये किसके बराबर है, तो पी ए इंटरसेक्शन ए बी के बराबर है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अतः घटनाएं ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। समझ आ गया। इतना सिंपल तरीके से आपको समझना है, बहुत ही आसान था। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो बताना मुझे बेटा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप सभी को। ठीक है, यदि कुछ भी डाउट होता है तो मैं फिर से उसको समझाने के लिए फिर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 3 सिक्कों को उछाला गया है, मान लें ई घटना जो है वो 3 चित्त या 3 पट प्रकट होना और एफ घटना जो है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना है और जी घटना क्या है, अधिकतम 2 पट प्रकट होना को निरूपित करते हैं। तो युग्म ई एफ ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से स्वतंत्र हैं और कौन जो है पराश्रित है। ठीक है, तो देखो 3 सिक्कों को उछाला गया मतलब एनएस का मान कितना होगा, 8। ये तो मैं सिखाया हूँ ना शुरू से ही कि अगर एक सिक्के को उछालते हो तो एनएस का मान 2 होता है, 2 सिक्के को उछालते हो तो 2 की घात 2 होता है, लेकिन 3 सिक्के को उछालते हो तो 2 की घात 3 होता है, मतलब 8 होता है। ठीक है, अब 3 घटना दिया है, ई घटना को क्या दिया है, तो 3 चित्त या 3 पट प्रकट होना, जैसा दिया है बस वैसे ही लिखते जाया करो, है ना। 3 चित्त या 3 पट प्रकट होना मतलब तीनों बार क्या आना चाहिए, हेड 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 आना चाहिए, तीनों बार टेल 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 आना चाहिए। तो इसकी संख्या कितनी होगी, एनी की संख्या हो जाएगी 2, मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 2/8 होगा, मतलब 1/4। ये समझ आ गया। अब एफ घटना जो दिया है वो क्या दिया है, न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना या 2 चित्त आना, तो 2 चित्त आने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी आ जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 2 तो आने ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ जो है न्यूनतम 2 चित्त का प्रकट होना, मतलब ये तीनों चित्त आ सकते हैं या 2 चित्त और 1 पट आ सकता है, या तो देखो 1 चित्त 1 पट और 1 चित्त आ सकता है। तो आप देखोगे ये 4 कंडीशन जो लिखा, चारों में कम से कम 2 चित्त तो आ ही रहे हैं। भले आपके पास क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा भी आ रहे हैं, जरूरी है क्योंकि न्यूनतम बोला था तो 2 से ज्यादा भी आएगा वो भी सही है। ठीक है ना, तो इसकी संख्या जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, एनएफ की 4 हो जाएगी। मतलब एफ की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी, 4/8 मतलब 1/2। ये समझ आ गया। और एक और घटना जो दिया है जी, उसको भी देख लेते हैं। अधिकतम 2 पट प्राप्त होना, 2 पट प्राप्त होने के लिए क्या लिख सकते हो, 2 अधिकतम बोल रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो अधिकतम 2 प्राप्त होने से ये 2 से कम होगा तो भी चलेगा, 2 पट मतलब टेल। तो आप देखोगे यहाँ जितनी भी घटनाएं मैंने लिखी है उससे ज्यादा संभावना और नहीं बनता है। ठीक है, आपको ये चीजें सोचनी आनी चाहिए। ठीक है, 2 पट आना चाहिए, अधिक से अधिक 2 आना चाहिए, या तो 1 आएगा तो भी चलेगा, है ना, समझ आ रहा है, क्लियर। तो जब आप इसको गिनोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा और इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पीजी की हो जाएगी 7/8। अब तीनों का उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ई और एफ में उभयनिष्ठ क्या निकलता है, ठीक है,
ई और जी में उभयनिष्ठ क्या निकलता है और एफ और जी में क्या उभयनिष्ठ निकलता है, ये तीनों मैंने आपको निकाल के दिखाया। ई और एफ में ये उभयनिष्ठ निकला तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो गई। ई और जी में उभयनिष्ठ ये निकला तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो गई। और एफ और जी में उभयनिष्ठ क्या निकला, इतना निकला है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 हो गई। आप इसको समझ सकते हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं फास्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ आ सकती है आसानी से। अब क्या करना है, आपको एक एक करके चेक करना है। देखो ई और एफ में स्वतंत्र है कि नहीं, ये चेक कर लो। तो स्वतंत्र चेक करने आना ही चाहिए, है ना। तो ई और एफ में बस स्वतंत्रता चेक करना है, तो दो मान रखो और वो बराबर होना चाहिए इसके। अगर बराबर है तो स्वतंत्र है, हाँ भाई ये बराबर आ रहा है तो ये स्वतंत्र है, ठीक है। इसके बाद जब आप चेक करके देखोगे इनमें ई और जी में और एफ और जी में, तो ये देखो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, मतलब ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि ई और जी जो है वो स्वतंत्र घटना है, और एफ जी और ई जी जो है वो क्या है, ई और एफ जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे सुधार लेना इसको थोड़ा, ठीक है ना। चलो तो ई और जी नहीं है, वो क्या है, ई और एफ है। यहाँ पे फाइनल जो आंसर लिखा हूँ वो क्या है, ई और एफ है। देखो इसको सुधार लेना, ये ई और एफ है। ई और एफ जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, और ये दोनों सही है। ई जी और एफ जी जो है वो पराश्रित घटनाएं हैं। तो इसको आपको अच्छे से बनाना है। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो में है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं बहुत फास्ट कराया क्योंकि आपका अब हैबिट हो गया है, तो जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम प्रश्नावली 13.2 को हल करने वाले हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट और उदाहरण अगर हैं तो उसको देख के मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो 13.2 जो है हमारा अगला टारगेट रहेगा, ठीक है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो।